गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा व्याकरण में सेकंड चैप्टर चला हुआ है, ध्वनि, वर्ण तथा वर्तनी। तो इसमें हम नियम पढ़ रहे थे, नियम कंप्लीट हो गए थे हमारे कुछ संयुक्त व्यंजन वर्ण से रिलेटेड होकर के। तो अब र व्यंजन के संयुक्त रूप के बारे में पढ़ेंगे कि जो र व्यंजन है वो संयुक्त रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, र व्यंजन के संयुक्त रूपों के लिए 3 चिन्ह बनाए गए हैं। र व्यंजन के संयुक्त रूपों के लिए कितने चिन्ह बनाए गए हैं? 3 चिन्ह बनाए गए हैं। र, ये देखिए, ये र होता है तो इसको कैसे लगाया जाता है? ऊपर लगाया जाता है। र हलंत, जो र हलंत है, एक तो ऊपर र लगाया जाता है, एक फिर नीचे लगाया जाता है, और दूसरे चिन्ह के रेफ तथा तीसरे चिन्ह को पदेन कहते हैं। दूसरे चिन्ह को क्या कहते हैं? रेफ। एक तो ये र हलंत वाला लगाया जाता है। 3 तरह के चिन्ह होते हैं र के, एक तो नीचे हलंत, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। पहले वाला र तो र बोला जाता दिखाई दे रहा है, और जो दूसरा चिन्ह है उसको क्या बोलेंगे? रेफ, जो ऊपर है, ऊपर लगा हुआ उसको बोलेंगे रेफ। और जो तीसरा चिन्ह है जो नीचे लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? पदेन। ये तीनों चिन्ह भिन्न भिन्न उच्चारण स्थितियों के लिए हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन है र प्लस स्वर। जो र होता है उसमें असमाहित होता है, लेकिन ये अ से रहित है, जो र है हलंत वाला। तो जब स्वर रहित र के बाद कोई स्वर आता है तब र को हमेशा र वर्ण से ही लिखा जाता है। जैसे राजा, र के बाद आ स्वर आ गया, जय के बाद स्वर आ गया। तो ये जो र के बाद व्यंजन आया है, सॉरी स्वर आया है, तब र को कैसे लिखा गया है? र वर्ण ही लिखा जाएगा। ऐसे कैसे सिंपल लिखा जाएगा। ऐसे ही र प्लस ओ, ये भी स्वर आ गया, इसको रोग ऐसे ही लिखा जाएगा। आगे रुपया है र प्लस उ प्लस प प्लस अ प्लस य प्लस आ, तो र के बाद भी उ आया है तो इसको यहाँ र ही लिखा जाएगा। अब सेकंड है स्वर रहित र व्यंजन। वो तो स्वर था, स्वर रहित र प्लस स्वर। अब ये स्वर रहित र प्लस उसके आगे व्यंजन आता है, तो ये कैसे लिखा जाता है? जब स्वर रहित र के बाद कोई व्यंजन आता है तब र को हमेशा रेफ से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? रेफ यानी ऊपर। रेफ का चिन्ह र के बाद आने वाले व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। जो ये रेफ बोला जाता है, ऊपर र लगता है, वो कहाँ लगता है? ये चिन्ह लगता है र के बाद जो अगला व्यंजन आएगा ना उसके ऊपर लगेगा। ठीक है। जैसे धर्म, जैसे धर्म, कहाँ लगाइए रेफ का चिन्ह? र के बाद व्यंजन आया है, र, हमने बोला ध र म, र के बाद में व्यंजन आया तो उस व्यंजन के ऊपर लगाइए र, जो रेफ है। म के ऊपर र लगा, जैसे ध प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ, तो म, र के बाद म आया ना व्यंजन, तो इस म के ऊपर र लगा है। ऐसे ही अगला देखिए, अर्थ, अ प्लस र प्लस थ प्लस अ, तो ये यहाँ भी देखिए र के बाद क्या आया है? थ, स्वर रहित है, व्यंजन है थ, तो ये जो र है वो कहाँ आएगा? थ के ऊपर, अर्थ। अब आगे है स्वर रहित व्यंजन प्लस र। स्वर रहित व्यंजन और उसके बाद र आएगा तो वो कहाँ लगेगा? यदि र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आता है
उस व्यंजन में कोई स्वर नहीं आता है, या कोई व्यंजन स्वर रहित र से मिलता है, तो उस र व्यंजन को तीसरे चिन्ह से लिखा जाता है। अब जो र का चिन्ह है, र व्यंजन का ये चिन्ह है जो खड़ी पाई के निचले भाग में तिरछे रूप में लिखा जाता है, लगाया जाता है। जैसे क में र लग गया, नीचे लग गया ना क्र, प में लग गया प्र, म में लग गया म्र, तो इस प्रकार से ये र लगाया जाता है। उदाहरण के लिए पूरा शब्द देखिए, क्रम, प्रेम, भ्रम, द्रुत, हर्ष आदि। इसके अलावा ट, ड वर्णों के साथ इसे हलंत के साथ जोड़ दिया जाता है, ट और ड के साथ। जैसे ट में नीचे लगा है ट्रक, ये इस तरह का र, इसको भी क्या कहा जाता, पदेन, ट्रेन, ड्रामा, इसमें ये नीचे आया है। क्या था, यदि रे से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आता है, क्र, क है ना, जैसे ये क्र, क के अंदर क के नीचे पदेन र लग गया, तो इसमें स्वर नहीं है, क के साथ र मिल चुका है, तो ये यहाँ पर पदेन जो बोला जाता है, चिन्ह लगता है। ठीक है, 3 प्रकार के ये नियम इसके आए हैं र व्यंजन के। एक तो सिंपल र लिखा जाता है, दूसरे वाला ऊपर लिखा जाता है, और तीसरे वाला नीचे पर पे लगता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे देखिए, श प्लस र। संस्कृत में श व्यंजन के लिए 2 चिन्ह थे, श तथा श, ये ऐसे भी लिखा जाता था संस्कृत में। जब श व्यंजन के बाद र व्यंजन अथवा री आता है, तो र का पदेन चिन्ह ये ऐसे हो जाता है, श्रेय इसमें लगाया जाता है चिन्ह। जैसे श में र लग गया, श्रेय, या श्री, नीचे री लग जाता है तो री की साउंड आती है, र का लगता है तो श, री लगता है तो श्री। उदाहरण में देखिए, श्रम, श्रम, र की आवाज आ रही है, आश्रम, श्री। इसके विपरीत जब श व्यंजन के बाद र या री के अलावा कोई अन्य व्यंजन आता है, तो उसे श वर्ण से लिखा जाता है। जैसे श प्लस य, श हलंत है तो ये श हाफ आ गया, श और य, श और य, श हलंत प्लस व शो है। उदाहरण में देखिए इनको कैसे लिखा जाता है, श्याम और श्वान। श हलंत है तो ये हाफ लिखा जाएगा, आगे यह है, इसके साथ जोड़ करके बनाया गया श्याम। अब संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, उज्ज, ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में देखिए। क्ष, त्र, उज्ज, ये किस प्रकार से बनते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का उच्चारण एक साथ मिलकर किया जाता है, तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का उच्चारण कैसे किया जाता है, एक साथ मिलाकर किया जाता है, तब वे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जिस प्रकार से देखिए, पत्थर, 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलाए गए हैं और इनका उच्चारण एक साथ किया गया है, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाए हैं। पत्थर, त और थ को मिलाकर बोला गया पत्थर। विद्या, द और या, गड्ढा, ड और ढा, दिल्ली, ल, डबल ल। इन शब्दों में क्या आए हैं, तथ, तथ, दय, ढ, ल, इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण हैं। अब संस्कृत में 3 संयुक्त व्यंजन ऐसे थे जिनके लिए 3 अलग लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए थे। संस्कृत में 3 संयुक्त
व्यंजन कैसे थे? ऐसे थे जिनके लिए 3 अलग लिखित चिन्ह बनाए गए थे या वर्ण बनाए गए थे। से हैं च, क्ष, त्र और हिंदी की परंपरागत जो वर्णमाला है उसमें इन सबको बाद में दिखाया जाता है, अंत में दिखाया जाता है। अब ये क्ष वर्ण कैसे बनेगा? क्ष वर्ण बनेगा क हलंत प्लस श, षटकोण वाला। इन ध्वनियों के मिलने से क्ष बनता है। कैसे बनता है? क और श के मिलने से क्ष बनता है। जैसे रक्षा, भिक्षा आदि शब्द फिर लिखे जाते हैं। अब सेकंड है त्र। त्र वर्ण किससे बनेगा? त हलंत प्लस र। त हलंत प्लस र। ये त हलंत प्लस र का संयुक्त रूप क्या है? त्र। जैसे सर्वत्र, पुत्र, मित्र। ठीक है। अब है ज। ज वर्ण किससे बनता है? ज वर्ण बनता है ज हलंत प्लस य। ज हलंत प्लस य। इससे मिलकर के ये ज बनता है। ज और य। कुछ बच्चे इसको ज्ञ बोलते हैं। ज्ञ ज्ञ नहीं होता बेटा। अब इसकी साउंड देखिए, यहीं से ज प्लस य। ज प्लस य है तो इसको ज बोला जाता है, ज्ञ नहीं बोला जाता। ठीक है, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं तो यहाँ से देख लीजिए कैसे बोला जाएगा। हिंदी में इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में होने लगा है, परंतु लिखते समय ज्ञ के रूप में नहीं लिखा जाता। कुछ लोग ज्ञ बोलते हैं ना, इसको अपने मूल रूप ज के रूप में लिखा जाता है और ऐसे ही बोला जाता है। जैसे इसके उदाहरण है, आज्ञा नहीं है, ये आज्ञा, ज्ञान, विज्ञान, ये ऐसे बोले जाते हैं। अब वर्तनी संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं और उनका शोधन किस प्रकार से होता है वे देखिए। कुछ शब्द जैसे आगामी। आगामी कैसा शब्द? शुद्ध है? शुद्ध नहीं है। आगामी शुद्ध शब्द क्या बनेगा? आगामी। आसानी। कुछ बच्चे कोई कार्य करते हैं तो कह देते हैं यह कार्य तो आसानी से हो जाएगा। आसानी नहीं होता, आसानी शब्द गलत होता है। क्या होता है? शुद्ध आसानी। अब देखो यहाँ ये उन्नति लिखा गया है तो काफी बच्चे ऐसे गड़बड़ करते हैं, उन्नति ऐसे ही लिख देते हैं लेकिन अशुद्ध है। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध शब्द बहुत सारे दिए गए हैं तो आप इनको ध्यान से पढ़ो और शुद्ध शब्द के ऊपर कुछ कॉपी वगैरह रख के किसी चीज से मतलब इसको ढक करके अशुद्ध शब्दों को देखिए और इनको शुद्ध लिखने की आपको कोशिश करनी है तो आपकी अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। आप काफी बच्चे करते हैं ऐसे, नदियां भी ऐसे ही लिख देते हो, बीमार भी ऐसे ही लिख देते हो, दवाइयां मोस्टली बच्चे ऐसे लिखते हैं तो ये बेटा गलत है। यहाँ पर आप अपने अंदर इन मात्राओं में काफी सुधार ला सकते हो यदि आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो। पढ़ेंगे और लिख करके देखेंगे, जो आप लिख करके देखेंगे उनमें कोई गलत फिर हो जाता है तो बुक में देख करके उसको 4-5 बार लिखिए। आप इनको शुद्ध शब्दों को ढककर अशुद्ध से शुद्ध अपने आप लिखोगे। ठीक लिखे गए ठीक, जो कोई गलत है तो उसको शुद्ध में से देखिए कि कैसे लिखा जाएगा और उसको फिर 5-5 बार लिखिए, जिससे आपको वह सही लिखना आ जाएगा, उसमें गलतियां नहीं होंगी। अब इसी में देखो परीक्षा शब्द है तो कितने बच्चे परीक्षा लिखते हैं, चाहिए को चाहिए लिखते हैं, उचित को भी ऐसे, अधिकार को भी ऐसे। तो बेटा ये गलतियां न होनी चाहिए, इन गलतियों की तरफ ध्यान दो। री और र संबंधी भी गलतियां करते हैं। ऋषि है, कृपा है, श्रृंगार है, श्रृंगार आएगा। दृश्य है, दृश्य भी कई बच्चे ऐसे गड़बड़ कर देते हैं। तो जितने भी ये अशुद्ध शब्द हैं इनको शुद्ध लिखने, शुद्ध कैसे लिखा जाता है वो आप सारा इसमें देख लेंगे। अब आगे है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कैसे होता है? शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है।
शब्दों की रचना कैसे होती है? विभिन्न ध्वनियों के मेल से, स्वर और व्यंजन से। किसी शब्द की रचना किन ध्वनियों अथवा वर्णों के मेल से हुई है, यह बताने के लिए उस शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द की रचना कैसे होती है? किसी शब्द की रचना किन ध्वनियों और वर्णों के मेल से हुई है, यह बताने के लिए उस शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाया जाता है। यानी शब्द को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों के द्वारा अलग अलग करके लिखना। नीचे देखिए उदाहरण, उससे पता लग जाएगा। किसान, किसान है जैसे, अब इसका वर्ण विच्छेद करना है तो इसको वर्णों के द्वारा आपको अलग अलग लिखना है। जैसे क हलन प्लस ई प्लस स हलन प्लस आ प्लस न हलन प्लस अ, ये लिखा गया किसान। फिर है पैसा, प हलन प्लस आई प्लस स हलन प्लस आ। ठीक है। रुपया, अब इसमें रुपया र के अंदर जो ये मात्रा लगी हुई है, इस मात्रा को देखिए, ये नीचे मुड़ी हुई है, ये होती है छोटे ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा होती है? छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो इसको देखो, वर्ण विच्छेद में भी लिखा गया है र हलन प्लस उ। एक र के अंदर दूसरी मात्रा होती है, एक ही मात्रा की तरह उसमें लगती है, वो होती है बड़े ऊ की मात्रा। तो ये है छोटे की नीचे मुड़ गया, तो इसको छोटे ऊ की मात्रा से बोला जाता है। तो र हलन प्लस उ प्लस प हलन प्लस अ प्लस य हलन प्लस आ, क्या बन गया? रुपया। अब अनुस्वार वाला देखिए नीचे, बंदर, ब हलन प्लस अ प्लस ब के साथ अनुस्वार है, अनुस्वार प्लस द हलन प्लस अ प्लस र हलन प्लस अ, क्या बन गया? बंदर। अब आगे कुछ आगे भी दिए गए हैं। अब आज्ञा देखिए, आज्ञा शब्द भी आपको बताया था कैसे लिखना है। जय शब्द संयुक्त व्यंजन था जो कैसे लिखा जाता है? आ प्लस जय प्लस जय हलन प्लस ये हलन प्लस आ, आज्ञा। अब आधे वर्ण वाला देखिए, बिस्तर, ब हलन प्लस ई प्लस स हलन, इसके बाद ये आधा है तो इसके बाद और नहीं आएगा। स हलंत लग गया तो ये आधा हो गया, प्लस त हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ। अब बाकी इन सबको आप पढ़ लेना, ऐसे ही आपको समझ आ जाएंगे। पढ़ोगे तो नीचे एक देखिए कृपालु, री की मात्रा वाला है, क हलंत प्लस री, क के नीचे री है ना, री प्लस प हलंत प्लस आ प्लस ल हलंत प्लस उ। समझ आ गई? चलिए आप इनको पढ़ लेना। अब नीचे जो दोहराने के लिए दे रखे हैं उनको देखिए। पूरे लेसन के अंदर जो भी आया है, परिभाषाएं हैं जो भी है, उनका निष्कर्ष यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्वर। जब वायु मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है। और व्यंजन, नेक्स्ट देखिए, व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में क्या होता है? अवरोध उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है। हिंदी में व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोला व लिखा जाता है। अतः स्वर ध्वनियों के लिए दो तरह के लिखित चिन्ह बनाए गए हैं। मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को मात्राएं कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, संस्कृत में री एक स्वर था।
इसका हिंदी में उच्चारण री, र प्लस ई के रूप में भी किया जाता है। संस्कृत में री होता था और हिंदी में री के रूप में भी होता है। अनुनासिक ध्वनियां नासिक्य स्वर हैं। अनुनासिक ध्वनियां क्या है? नासिक्य स्वर हैं। अनुनासिक को लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु तथा चंद्र बिंदु दो चिन्ह बनाए गए हैं। जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह नहीं होता उन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। आपको सारे नियम ये बताए थे, वहां पर आपने देखे थे। अनुनासिक तथा अनुस्वार में यही अंतर है कि अनुनासिक एक नासिक्य स्वर है तथा अनुस्वार क्या है? एक नासिक्य व्यंजन है। अनुनासिक क्या है? एक नासिक्य स्वर है और अनुनासिक क्या है? नासिक्य व्यंजन है। शब्द के अंत में अनुस्वार का उच्चारण म के रूप में किया जाता है और शब्द के मध्य में इसके आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग के नासिक्य के रूप में किया जाता है। विसर्ग भी एक व्यंजन है। हिंदी में इसका मूल उच्चारण समाप्त हो चुका है। इसका उच्चारण भी ह व्यंजन के रूप में ही किया जाता है। अब नेक्स्ट, हिंदी में रे व्यंजन के संयुक्त रूपों के लिए 3 चिन्ह बनाए गए हैं। रो ऊपर, एक तो सिंपल र हलन, सेकंड रेफ वाला और थर्ड पदेन वाला, जो तीन भिन्न भिन्न उच्चारण स्थितियों के लिए है। नेक्स्ट है, शब्द की रचना किन ध्वनियों या वर्णों से हुई है? यह जानने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इस पूरे पाठ में जितना भी आपने पढ़ा है उसका निष्कर्ष ये सारा दोहराने के लिए में दिया गया है। तो आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको ये फुल लेसन लर्न एंड राइट करके आना है और अपनी नोटबुक्स में इसकी पीडीएफ आ जाएगी क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर नोटबुक्स में आपने लिखने हैं और जो बैक एक्सरसाइज बुक में फिल हो रही है वो आपने अपनी बुक में फिल करनी है। ठीक, तो लेसन को अच्छी तरह से लर्न करोगे।